हेलो जी, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल डीसी एकेडमी में। और आज हम सब जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है राइबोसोम। तो राइबोसोम की अगर हम जास्ती बात करेंगे, अगर राइबोसोम के बारे में हम छोटी सी बात करेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा राइबोसोम होता है ये प्रोटीन को बनाने में मदद करता है। इसका मतलब ये फैक्ट्री है प्रोटीन का, ठीक। और राइबोसोम की जो फैक्ट्री है उसका नाम होता है न्यूक्लियोलस। तो आइए हम राइबोसोम के बारे में स्टेप बाय स्टेप आसानी से समझ लेते हैं। आइए चलते हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं राइबोसोम की तो आपको यहाँ देखिए लिखा गया है कि राइबोसोम को एक नाम जाना जाता है। तो राइबोसोम का एक नाम है, उसको बोलते हैं पैलेट पार्टिकल। क्या बोलते हैं? पैलेट पार्टिकल। क्योंकि इसको डिस्कवरी किसने की थी? पैलेट ने की थी, जिसकी वजह से राइबोसोम को हम पैलेट पार्टिकल कहते हैं। डिस्कवर, राइबोसोम को डिस्कवर किसने किया था? तो डिस्कवर किया था प्लांट सेल में रॉबिन्सन ने और ब्राउन ने, ठीक है ना, रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने। मतलब ये रहा कि राइबोसोम को प्लांट सेल में जिसने डिस्कवर किया था उसका नाम था रॉबिन्सन एंड ब्राउन। एनिमल सेल में जिसने डिस्कवर किया था उनका नाम था पैलेट। क्या नाम था? पैलेट। इसकी वजह से इसका नाम पैलेट पार्टिकल पड़ा है। अंदर नेम की बात करेंगे राइबोसोम को तो इसको हम कहते हैं स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल। क्या बोलते हैं? स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल। इसको क्या बोलेंगे हम? स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल बोलेंगे। और अदर नेम की और बात करेंगे तो एक नाम सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा, इसको बोलते हैं सेल विद इन सेल ऑर्गेनेल। क्या बोलते हैं? सेल विद इन सेल ऑर्गेनेल। इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो राइबोसोम होता है ये सेल के अंदर भी होता है और सेल ऑर्गेनेल के भी अंदर होता है। तो सेल ऑर्गेनेल जो है आपके सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है और क्लोरोप्लास्ट है। अगर आप इन दोनों सब यूनिट की बात करते हैं कि राइबोसोम की दो सब यूनिट होती है, एक होती है स्मॉल और एक होती है लार्ज। तो राइबोसोम दो सब यूनिट से मिलकर बना होता है, एक स्मॉल होता है और एक लार्ज होता है, ठीक। चलिए, अब नंबर ऑफ राइबोसोम की बात करेंगे तो नंबर ऑफ जो राइबोसोम होता है सेल में दो तरीके से पाया जाएगा। अगर एक मिलेगा तो बोलेंगे मोनोसोम, अगर एक है, वन है, अगर वन है तो उसे क्या बोलेंगे? मोनोसोम। अगर एक है तो क्या बोलेंगे? मोनोसोम। और अगर ज़्यादा है, मेनी है, तो क्या बोलेंगे? उससे पॉलीसोम बोलेंगे। समझ में आया ना? तो अगर एक है तो बोलेंगे मोनोसोम और अगर ज़्यादा है तो बोलेंगे पॉलीसोम। पॉलीसोम तब बनता है जब प्रोटीन का फॉर्मेशन ज़्यादा करना होता है, तब बनता है, ठीक। आगे चलते हैं। अगर हम बात करेंगे किसकी? साइज ऑफ राइबोसोम की, तो हम कह सकते हैं कि जो राइबोसोम होता है इसको मेजर करा जाता है श्वेतबर्ग नंबर में या सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट में। इसका मतलब ये होता है कि जैसे हमने कहा कि दो सब यूनिट से मिलकर बना होता है स्मॉल और लार्ज। कौन? राइबोसोम। तो जैसे मान लीजिए इसको मेजर, जैसे मान लीजिए लिखा गया 70S, तो ये यस लिखा गया है ना, तो यस का मतलब होता है श्वेतबर्ग नंबर और सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, ठीक है ना। ये तो छोटी छोटी बातें हैं, इसमें तो आपको ज़्यादातर मेरे ख्याल से कंफ्यूजन नहीं आएगी। चलिए, एक चीज़ आती है, बच्चों को ये डाउट रहता है कि सर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में कितना आरएनए पाया जाता है, कितना प्रोटीन पाया जाता है, ठीक। तो मैंने इसे देखिए ट्रिक में लिखा है कि अगर प्रोकैरियोटिक में आपका आरएनए पूछे और प्रोटीन पूछे तो उसकी मात्रा अलग अलग होती है। तो हम बताएंगे कि प्रोकैरियोटिक में आपका आरएनए 60% पाया जाता है और यूकैरियोटिक में आपका प्रोटीन 60% पाया जाता है। ये क्रॉस कर देंगे तो आपको क्या हो जाएगा? कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो हम बोलेंगे कि प्रोकैरियोटिक में आरएनए 60% पाया जाता है और प्रोटीन 40% पाया जाता है। आया? लेकिन यूकैरियोटिक में जो आपका आरएनए होता है ये 40% पाया जाता है और जो क्या होता है? प्रोटीन 60% होता है। तो आपको इसको कैसे याद करना है? आपको सिंपली ऐसे याद कर लेना, क्रॉस शिफ्ट करना है। तो आप क्या बोलेंगे? आज से लिख लीजिएगा प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक और यहाँ आरएनए और यहाँ प्रोटीन। बस यहाँ क्या करिएगा? 60% यहाँ लिख दीजिए और 40% यहाँ लिख दीजिए। इसको यहाँ कर दीजिए तो ये 60% प्रोटीन इसका हो जाएगा और 40% क्रॉस कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं लिखा गया है प्रोकैरियोटिक में आरएनए 60% और प्रोटीन 40% आ गया, और यूकैरियोटिक में आपका आरएनए 40% और प्रोटीन क्या होगा? 60%। तो आपने ये देखा कि प्रोकैरियोटिक में आरएनए ज़्यादा होता है और यूकैरियोटिक में प्रोटीन ज़्यादा होता है। समझ में आया ना? चलिए, प्रोटीन का राइबोसोम है तो उसका जो ब्रीथ होता है 210 एंगस्ट्रॉम होता है और उसका जो लेंथ होता है 290 एंगस्ट्रॉम होता है। अगर यूकैरियोटिक है तो इसका 240 एंगस्ट्रॉम होता है ब्रीथ और लेंथ क्या होता है? 300 एंगस्ट्रॉम होता है। छोटी सी बात है, इसमें आप देख सकते हैं ज़्यादा चेंजेस नहीं हुआ है। यहाँ 210 था, इसमें 30 जोड़िए 240 हो जाएगा और यहाँ 290 था, इसमें 10 जोड़िए
100 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। तो ये साइज़ है, ये आता नहीं है, इसको आप याद रखेंगे, बस आपको समझ लेना है। ठीक, जो मेन इंपॉर्टेंट है इसको हमें यहाँ समझना होगा कि जो राइबोसोम होता है ये अलग अलग होता है यूकैरियोटिक में और प्रोकैरियोटिक में, ठीक है ना। अगर आप यूकैरियोटिक में बात करेंगे तो राइबोसोम आपका कहाँ आएगा, साइटोप्लाज्म में या तो होगा या तो सेल ऑर्गेनेल में होगा। तो अगर आप साइटोप्लाज्म की बात करेंगे तो साइटोप्लाज्म या तो फ्री होगा या तो ER से अटैच होगा। कौन, राइबोसोम। अगर साइटोप्लाज्म में राइबोसोम आएगा तो क्या होगा, या तो फ्री होगा या तो क्या होगा, अटैच होगा ER से। सेल ऑर्गेनेल की बात करेंगे तो यूकैरियोटिक में जो सेल ऑर्गेनेल होता है उसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, जो मेन काम है। तो इसमें तो मतलब कि राइबोसोम यूकैरियोटिक में अगर किसी सेल ऑर्गेनेल में आता है उसका नाम होता है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। सबसे खास बात ये है कि इसमें जो भी राइबोसोम पाया जाएगा वो आपका 80S होता है और इसमें जो भी राइबोसोम होता है वो आपका 70S होता है। बहुत मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। अगर हम प्रोकैरियोटिक की बात करते हैं कि प्रोकैरियोटिक में कैसा ये सब कुछ होता है, तो बोलेंगे प्रोकैरियोटिक में अगर राइबोसोम आता है तो वो साइटोप्लाज्म में फ्रीली होता है या तो वो अटैच हो सकता है सेल मेम्ब्रेन से। इतनी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और यहाँ जितना भी होगा ये क्या होगा, 70S होगा। मेरे ख्याल से आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, इसमें कोई आपको डाउट नहीं होगा। चलिए हम आगे पढ़ लेते हैं। अब देखिए आपको क्या करना है, इसको साइज़ को देखना है। देखिए अगर प्रोकैरियोटिक का राइबोसोम है तो उसका जो ब्रीथ होता है 210 एंगस्ट्रॉम होता है और उसका जो लेंथ होता है 290 एंगस्ट्रॉम होता है। अगर यूकैरियोटिक है तो इसका 240 एंगस्ट्रॉम होता है ब्रीथ और लेंथ क्या होता है 300 एंगस्ट्रॉम होता है। छोटी सी बात है, इसमें आप देख सकते हैं ज़्यादा चेंजेस नहीं हुआ है। यहाँ 210 था, इसमें 30 जोड़ी 240 हो जाएगा और यहाँ 290 था, इसमें 10 जोड़ी 300 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। तो ये साइज़ है, ये आता नहीं है, इसको आप याद रखेंगे, बस आपको समझ लेना है। ठीक, जो मेन इंपॉर्टेंट है इसको हमें यहाँ समझना होगा कि जो राइबोसोम होता है ये अलग अलग होता है यूकैरियोटिक में और प्रोकैरियोटिक में, ठीक है ना। अगर आप यूकैरियोटिक में बात करेंगे तो राइबोसोम आपका कहाँ आएगा, साइटोप्लाज्म में या तो होगा या तो सेल ऑर्गेनेल में होगा। तो अगर आप साइटोप्लाज्म की बात करेंगे तो साइटोप्लाज्म या तो फ्री होगा या तो ER से अटैच होगा। कौन, राइबोसोम। अगर साइटोप्लाज्म में राइबोसोम आएगा तो क्या होगा, या तो फ्री होगा या तो क्या होगा, अटैच होगा ER से। सेल ऑर्गेनेल की बात करेंगे तो यूकैरियोटिक में जो सेल ऑर्गेनेल होता है उसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, जो मेन काम है। तो इसमें तो मतलब कि राइबोसोम यूकैरियोटिक में अगर किसी सेल ऑर्गेनेल में आता है उसका नाम होता है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। सबसे खास बात ये है कि इसमें जो भी राइबोसोम पाया जाएगा वो आपका 80S होता है और इसमें जो भी राइबोसोम होता है वो आपका 70S होता है। बहुत मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। अगर हम प्रोकैरियोटिक की बात करते हैं कि प्रोकैरियोटिक में कैसा ये सब कुछ होता है, तो बोलेंगे प्रोकैरियोटिक में अगर राइबोसोम आता है तो वो साइटोप्लाज्म में फ्रीली होता है या तो वो अटैच हो सकता है सेल मेम्ब्रेन से। इतनी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और यहाँ जितना भी होगा ये क्या होगा, 70S होगा। मेरे ख्याल से आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, इसमें कोई आपको डाउट नहीं होगा। चलिए हम आगे पढ़ लेते हैं। की बात करते हैं, ठीक। तो अगर आप राइबोसोम की बात करते हैं तो राइबोसोम दोनों में आता है, आपको पता ही होगा। तो राइबोसोम दोनों में प्रेजेंट होगा, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो, ठीक है ना। तो हमने यहाँ लिख दिया प्रोकैरियोटिक, यहाँ क्या हमने लिख दिया, प्रोकैरियोटिक, ठीक। और यहाँ मैंने लिख दिया यूकैरियोटिक। तो राइबोसोम दोनों में आता है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो, ठीक हो गया। चलिए अब प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक की सबसे खास बात ये होती है, अगर वो प्रोकैरियोटिक में आएगा तो 70S होता है और अगर वो यूकैरियोटिक में आएगा राइबोसोम तो आपका 80S होता है। कितना S होता है, 80S। अच्छा, 70S की 2 सब यूनिट होती है, आपको पता होगा। एक लार्ज इसको बोलते हैं 50S और एक स्मॉल इसको बोलते हैं 30S। 80S की भी 2 सब यूनिट होती है, एक लार्ज जिसको बोलते हैं 60S और एक स्मॉल जिसको बोलते हैं 40S। इनको ज्वाइन मत करिएगा, इनको ज्वाइन करने से अगर आप 50 और 30 जोड़ेंगे तो ये 80 हो जाएगा। इनको ज्वाइन नहीं करना, बस ये सब यूनिट का अलग अलग नाम रखा गया, ठीक। अब 50S और 30S की बात करेंगे, देखिए 50S की बात करेंगे तो इसमें क्या क्या मिलेगा आपको, इसमें आपको 2 मिलेंगे, ठीक है ना। एक मिलेगा 23S rRNA और एक आपको मिलेगा 5S rRNA, ठीक। ये मिलेगा आपको, एक मिलेगा 23S rRNA और एक मिलेगा 5S rRNA। 30S में आपको मिलेगा 60S rRNA। क्या मिलेगा, 60S rRNA। चलिए 60S की बात करेंगे तो इसमें कौन कौन सा मिलेगा, देखिए इसमें आपको 3 मिलने वाले होते हैं, आपको ये याद रखना है। पहला होगा आपका, यहाँ अगर मान लीजिए 23 है तो यहाँ 28S rRNA हो जाएगा, ठीक। और हो जाएगा एक और 5.8S rRNA और एक और होगा 5S
आर आर एन ए, और यहाँ हो जाएगा आपका 40 में 18s आर आर एन ए, 18s आर आर एन ए, ठीक है ना। ये आपको बेहद याद करना होता है, ज़्यादा ये टिपिकल नहीं है लेकिन आपको याद ही करना पड़ता है, ठीक है ना। तो आप कहेंगे सर ये सब क्या, तो ये 50 में सारे पार्ट होते हैं, ये 30 में सारे पार्ट होते हैं, ठीक है ना। अब देखिए 23s आर आर एन ए को हम कुछ कहते हैं, है ना। 23s आर एन ए को हम बोलते हैं पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज। क्या बोलते हैं? पेप्टाइडल, सॉरी, इसको बोलते हैं पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज। आया? इसे बोलते हैं पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज, इसी को बोलते हैं राइबोजाइम। क्या बोलते हैं? राइबोजाइम बोलते हैं, ठीक है ना। इसे क्या बोलते हैं? राइबोजाइम बोलते हैं, ठीक। ये याद रखिएगा। तो हम बोल सकते हैं, देखिए इसको अगर आपको याद करना है तो इसका बहुत बड़ा ये ऐसा टिपिकल नहीं है, हम बना सकते हैं। देखिए अब बोलेंगे कि भाई अगर आप राइबोसोम का बात करते हैं, अगर आप राइबोसोम की बात करते हैं तो आपको पता होगा राइबोसोम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में आता है। अगर राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में आएगा तो इसमें 70s पाया जाएगा और इसमें 80s पाया जाएगा। ये भी समझ में आ गया आपको। अगर राइबोसोम हमारा प्रोकैरियोटिक में आएगा तो इसका जो 70s होता है इसमें दो पार्ट होता है, एक 50 और एक क्या होगा 30 होगा। अगर यूकैरियोटिक में आएगा तो 80s पाया जाएगा, इसका दो पार्ट होता है, एक 60 और एक क्या होता है 40 होता है। आ गया समझ में? अब देखिए इसी के नीचे थोड़ा सा टिपिकल होता है, इसी को आपको याद करना है। तो अब बताएंगे कि अगर हम 50s की बात करेंगे तो 50s में अगर 23s पाया जाएगा, कौन सा? आर आर एन ए, तो यहाँ क्या पाया जाएगा? 28s आर एन ए पाया जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि हम बड़े बड़े सब यूनिट की बात कर रहे हैं तो बोलेंगे प्रोकैरियोटिक 70s के बड़ी सब यूनिट में 23s आर एन ए पाया जाता है और यूकैरियोटिक के 80s के 60s में 20s आर एन ए पाया जाएगा। यहाँ 5s आर एन ए पाया जाएगा, यहाँ भी 5s आर एन ए पाया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 50s में और 30s में कॉमन पॉइंट किस बात का है? 5s आर एन ए का, ठीक है ना। 30s में कितना पाएगा? 60s आर एन ए पाया जाएगा और इसमें कितना पाया जाएगा? 80s आर एन ए पाया जाता है, ठीक है ना। तो इतनी चीज़ें थी जो हमें याद करनी होती है। मेन जो इनएक्ट होता है राइबोसोम का, ये ज़्यादातर प्रोटीन साइंथिस करने में मदद करता है। ये इतना ही क्वेश्चन बनता है और आपको हम बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कि जब आपका राइबोसोम mRNA पे जुड़ने की कोशिश करता है तो उसे चाहिए मैग्नीशियम +2, आया ना। और कंसंट्रेशन 0.001 मोल कंसंट्रेशन चाहिए। समझ में आया ना? ये आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। इसका मतलब ये हो कि जब राइबोसोम आपका mRNA पे जुड़ने की कोशिश करता है ना तो उसे मैग्नीशियम प्लस की ज़रूरत पड़ती है और कंसंट्रेशन होता है 0.0001 मोल कंसंट्रेशन, ठीक है ना। ओके, तो अगर आपको कोई डाउट हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, हम आपको ज़रूर बताने की कोशिश करेंगे। अगर आपको नोट्स नहीं मिला तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप बायोलॉजी डंका से ज़रूर जुड़ें और अगर आप उसमें जुड़ जाते हैं तो आपको नोट्स फ्री मिलेगा, वीडियो को अपडेट मिलता रहेगा, MCQ मिलते रहेंगे तो आपका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। सब कुछ आपको लिंक में मिल जाएगा। ओके, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर में।